हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्पेशल क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो लेसन है, फर्स्ट लेसन पादप प्रजनन, उस पादप प्रजनन में हम संकरण प्रजनन की विधियों का अध्ययन करेंगे। और इन विधियों में हम सबसे पहली विधि स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में, जिसका नाम है वंशावली विधि। तो वंशावली विधि के बारे में जितनी भी जानकारी है और आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट जितनी भी बातें हैं, आज हम इस वीडियो में उनकी सबकी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर आपकी अपनी क्लास में। तो आज हम संकरण प्रजनन की जो पहली विधि है वंशावली विधि, उसको स्टार्ट करते हैं। तो वंशावली विधि क्या है? वंशावली विधि है, इस विधि में F2 व बाद की पीढ़ियों में एकल पौधे तथा उनकी संततियों को अलग अलग संतति कतारों में उगाया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में F2 व बाद की जो पीढ़ियां हैं, F2 पीढ़ी और इसके बाद की जो पीढ़ियां होंगी, उनमें एकल पौधों को तथा उनकी जितनी भी संततियां होंगी उनको अलग अलग संतति कतारों में उगाया जाता है। और जिन पौधों का चयन किया जाता है, उन पौधों के जनक व जो पूर्वज पौधे हैं उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। इसीलिए इसको वंशावली विधि कहते हैं। इनके सभी के वंश का रिकॉर्ड, यानी जितने भी पूर्वज हैं, इनके जितने भी जनक हैं, इन सभी का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। इसलिए इस विधि को वंशावली विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं वंशावली विधि इसको? क्योंकि इस पीढ़ी में F2 पीढ़ी और F2 पीढ़ी की जितनी बाद की जितनी भी पीढ़ियां हैं, F2, F3, F4, F5, F6, F7 और F10 तक जितनी भी पीढ़ियां हैं, इनमें एकल पौधे तथा उनकी जो संतति है, एकल पौधों के बीजों से उत्पन्न जो अन्य सभी पौधे हैं, उनको अलग अलग कतारों में, संतति कतारों में उगाया जाता है। और जिन पौधों को उगाने के लिए हम चयन करते हैं, जिन संततियों का हम चयन करते हैं, उनके जो जनक हैं और उनके जो पूर्वज पौधे हैं, उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। इसलिए इस विधि का नाम है वंशावली विधि, और जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं वंशावली रिकॉर्ड कहते हैं। तो वंशावली विधि की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ष में कितने वर्ष तक चलती है ये चलती है 12 वर्ष तक। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, और इसके बाद में ऐसे ही 12 वर्षों तक इस प्रक्रिया में पौधों को संतति कतारों में उगाया जाता है। और ऐसे ही F1 पीढ़ी से लेके F10 पीढ़ी तक, यानी F1 से लेके F10 तक ये पीढ़ियां चलती है। तो सबसे पहले देखो, पहले वर्ष की क्रिया क्या है। पहले वर्ष में क्या करते हैं? पहले वर्ष में 2 जनक लेते हैं। इसमें हम 2 जनक लेते हैं, ये इसको हम P1 कह सकते हैं, ये P2 है। 2 जनक मान लेते हैं, 2 पौधों को जनक माना जाता है। और पहले वर्ष की क्रिया है कि जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है। P1 और P2 जो जनक हैं, इन जनकों के मध्य में सबसे पहले हम क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। जब दोनों के बीच में संकरण होगा तो सबसे पहली पीढ़ी का निर्माण होगा। हमें पता है कि जब भी जनक आपस में संकरण करने के बाद में जब संतान उत्पन्न करते हैं, तो उस पीढ़ी को हम कहते हैं F1 पीढ़ी। तो जनकों के मध्य संकरण से F1 पीढ़ी बनी। और सबसे पहले हमें क्या बनाना है? 2 जनक बना देने हैं ऐसे। और बनने के बाद में हम लिखेंगे जो क्रिया हमने करी है, यहाँ पे क्या करवाया है? संकरण करवाया है। तो लिखेंगे कि जनकों के मध्य संकरण करवाते हैं। इसके बाद में F1 पीढ़ी में ये क्या हुई? अपनी संतति हुई, जनकों की संतति। तो क्या करेंगे? भी यहाँ डायग्राम हमने किसके आधार पे बनाया? इसके आधार पे क्या लिखा हमने यहाँ कि F1 पीढ़ी को समुचित दूरी पर उगाते हैं जिससे अधिक बीज प्राप्त हो। तो हम जो F1 पीढ़ी में हमें जो संतति मिली, उसके बीजों को हम क्या करेंगे? अलग निश्चित दूरी पर, समुचित दूरी पर उगाएंगे। तो समुचित दूरी पे हमने यहाँ डायग्राम बनाया इसका कि हमने समुचित दूरी पे पौधों को उगाया। तो समुचित दूरी पे उगाएंगे क्यों? क्योंकि अधिक बीजों की आवश्यकता है। तो अधिक बीज मिले, इसलिए कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो निश्चित होनी चाहिए, ताकि अधिक बीज मिल सके। इसके बाद में देखो ये क्रिया हो गई। इसके बाद में अब चलेंगे तीसरे वर्ष की क्रिया।
तीसरे वर्ष में क्या करना है, सबसे पहले देखो F2 पौधों, F1 पीढ़ी के अंदर जो बीज हमें मिले थे उनको हमने जब उगाया तो उनसे बनेगी F2 पीढ़ी। तो F2 पौधों, कितने पौधे लेंगे F2 में, 2000 से 10,000, कम से कम 2000 ले सकते हैं, अधिकतम 10,000 भी रख सकते हैं। तो F2 पौधों को फिर समुचित दूरी पे उगाते हैं। तो ऐसा ही एक डायग्राम ड्रॉ करके हमने क्या किया, यहाँ F2 पौधों को समुचित दूरी पर उगाया। दूसरी क्रिया क्या है तीसरे वर्ष की, कि इनमें से 100 से 150 उन्नत लक्षण वाले पौधों का चयन करना है। ऐसे पौधों का चयन करना है जिनके लक्षण अन्य सभी पौधों से बेस्ट होने चाहिए, सबसे उत्तम होने चाहिए, यानी उत्कृष्ट संतति का हमें चयन करना है। तो उन्नत लक्षण वाले पौधों का यहाँ पे इसमें से हम चयन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ 2000 से 10,000 पौधों को उगा दिया। उगाने के बाद में इनमें से क्या करना है, इनमें से हमें 100 से 150 उन्नत लक्षण वाले पौधों को छांट के रख लेना है, यानी छांटने के बाद में उनसे बीज प्राप्त करके रख लेना है। तो ये हमने रख लिया अपने पास। अब हम चलते हैं चतुर्थ वर्ष की क्रिया में। चौथे वर्ष में क्या करना है, चौथे वर्ष में F2 से हमें क्या मिल जाएगी, F3 पीढ़ी। यहाँ F1 से कौन सी मिली, F2 को उगाया तो F3 मिली। तो चौथे वर्ष में क्या करना है, ये 100 से 150 उन्नत लक्षण वाले जो पौधे थे, इनसे हमें जो बीज प्राप्त हुए, इन बीजों से हमें एकल पादप संतति उगानी है, यानी अलग अलग कतारों में पौधे उगा देने हैं। तो इन पौधों के बीजों से एकल पादप संतति उगाते हैं। 100 से 150 पौधों के बीज जो हमारे पास थे उनको हम कतारों में बो देते हैं। इनका ये जो कतार है इनको कहते हैं एकल पादप संतति। इसके बाद में पांचवें वर्ष की क्रिया क्या है, तो जैसे ही हमने इन बीजों को उगाया, उगाने के बाद में परिपक्व होने के बाद में पौधों ने बीज उत्पन्न किए, तो इन बीजों को अपने पास रख लिया हमने। और पांचवें वर्ष की क्रिया क्या है, पांचवें वर्ष में हम F3 की क्रियाओं का दोहरान करेंगे। F3 कहाँ है, ये रहा। इसकी क्रिया क्या है, ये रही इसकी क्रिया। क्या क्रिया है कि प्राप्त पौधों के बीजों से एकल पादप संतति उगाते हैं। तो हम प्राप्त पौधों के बीजों से वापस यहाँ भी क्या उगाएंगे, हम एकल पादप संततियां उगा लेते हैं। तो एकल पादप संततियां उगा ली हमने यहाँ पे। अब हम चलते हैं छठवें वर्ष में। छठवें वर्ष में क्या करना है, पहली क्रिया है छठवें वर्ष की कि एकल पादप संततियों को 1 से 3 की कतारों में उगाते हैं। एक कतार या 3, 1 से 3 की कतार। तो हमने 3 की कतार या बना ली, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो एकल पादप संततियों को 1 से 3 की कतारों में उगाना पहला काम है। जब ये यहाँ पे हम उगा देंगे, उगाने के बाद में पौधे जब परिपक्व हो जाएंगे, काटने योग्य हो जाएंगे, इनकी कटाई करना जब हम शुरू करेंगे तो क्या करना है, उन्नत और समरूप संततियों की कटाई पुंज में करना है। जितने भी उन्नत पौधे हैं, अच्छे लक्षणों वाले पौधे हैं, उन पौधों की कटाई और साथ ही समरूप संतति, एक दूसरे से समानता रखने वाली संतति होनी चाहिए। तो उन्नत व समरूप संततियों की कटाई किसमें करनी है, हमें पुंज में करनी है। तो पुंज में इनकी कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद में हमारे पास बीज, अब फिर से हमें बीज प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, सातवें वर्ष में हम क्या करेंगे, वापस F5 की क्रियाओं को दोहराएंगे, यानी इन क्रियाओं को यहाँ भी दोहराना है। क्या करना है, सबसे पहले एकल पादप संततियों को 1 से 3 की कतार में हमने उगा लिया। उगाने के बाद में क्या किया, जो भी उन्नत पौधे थे और समरूप संततियां थी उनकी कटाई हमें पुंज में करनी है। तो पुंज में इनकी कटाई कर ली। तो F5 की यानी ये क्रिया जो थी F5 पीढ़ी की, उन क्रियाओं का दोहरान कर लिया हमने। अब हमारे पास में काफी संख्या में बीज हमें मिल चुके। अब हमें क्या करना है, 8वें वर्ष में हम क्या करेंगे, 8वें वर्ष में चयनित संततियों का उपज परीक्षण करते हैं, यानी इन बीजों से हमें कितनी मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है ये हमें जांच करना है। यानी ऐसे बीज हमारे होने चाहिए जिस लक्षण को लेकर हमने इसके ऊपर प्रयोग किया है वो लक्षण इस बीज के अंदर, इस पौधे के बीज के अंदर आया या नहीं आया, तो उपज परीक्षण करवाते हैं। तो ऐसे हम इन खेतों के अंदर बीजों को डाल के, जैसे 4 खेत लिए हमने, 1, 2, 3 और 4, इन सभी खेतों में हमने जो भी बीज हमारे पास है उन बीजों को डालकर उपज परीक्षण कराते हैं कि अच्छा उपज इस बीज से मिल रही है या नहीं, अच्छी गुणवत्ता का बीज ये है या नहीं है।
इसके बाद में अब हमें लगातार ये उपज परीक्षण करना है कितने सालों तक, 8वें वर्ष के बाद में 4 खेतों से बीज और भी अधिक संख्या में हमें मिल गए होंगे। तो अब इन बीजों को लेकर 9 से 11 वर्ष यानी 9, 10 और 11 3 वर्ष तक हमें समन्वित उपज परीक्षण करना है। 9, 10 और 11 ऐसे हमें समन्वित उपज परीक्षण करना है। एक साथ अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करने के लिए जो उपज परीक्षण होता है उसे कहते हैं समन्वित उपज परीक्षण। तो समन्वित उपज परीक्षण कितने सालों तक, 9 से 11 वर्ष तक करना है। और अंतिम 12वें वर्ष में क्या करेंगे, जो बीज हमारे पास में अब तैयार हो गया उस विमोचित फसल का गुणन करेंगे, यानी उनके बीजों की संख्या को बढ़ाएंगे। बीजों की संख्या कैसे बढ़ती है, बीज जब हम खेतों में डालेंगे और जब पौधे बनेंगे तो एक बीज से हमें अनेकों बीज प्राप्त होंगे। ऐसे बीजों की संख्या बढ़ेगी और इस प्रकार विमोचित फसल का क्या हो जाएगा, गुणन। और गुणन होने के बाद में फिर किसानों को इन बीजों का वितरण किया जाता है। तो ये थी वंशावली विधि। एक बार फिर देखते हैं जल्दी से वंशावली विधि कैसे याद करनी है। तो बहुत आसान है याद करना, आप भूलेंगे नहीं। यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप दोबारा जब एक बार और देखेंगे तो आपको ये पूरी विधि आसानी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 जनक लेके उनके बीच में संकरण करवाना है। संकरण करवाने के बाद में क्या करना है, जो बीज मिले F1PD के उनको उचित दूरी पर उगाएंगे ताकि अधिक बीज हमें प्राप्त हो सके। उगा दिया यहाँ हमने, उगाने के बाद में हमें F1PD से F2PD में क्या करना है, जो उगाया F2PD में तो F2 पौधों को समुचित दूरी पे उगाएंगे। इनमें से 100 से 150 उन्नत लक्षण वाले पौधों का चयन करेंगे। चयन करने के बाद में अगली क्रिया है, अगले वर्ष में जो बीज प्राप्त हुए उनकी एकल पादप संतति उगानी है। उगाने के बाद में 5वें वर्ष में F3 क्रियाओं का दोहरान करना है। 6वें वर्ष में 1 से 3 कतारों में पौधों को उगाना है। उगाने के बाद में उन्नत और समरूप संततियों की कटाई पुंज में करनी है। पुंज में करने के बाद में फिर F5 की क्रियाओं को दोहरा देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, उपज परीक्षण करवाना है। उससे नेक्स्ट में 3 वर्ष तक समन्वित उपज परीक्षण करवाएंगे और अंत में विमोचित फसल का गुणन और वितरण करवाना है। तो ये थी वंशावली विधि। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पुंज विधि के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुंज विधि के बारे में। तो ये वीडियो आपको 2 या 3 दिन में प्राप्त हो जाएगा, पुंज विधि वाला। तब तक आप घर पर कोरोना से बचकर रहिए, एक दूसरे से डिस्टेंस रखिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये 2 ही चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों को बचा सकती हैं। तो आराम से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परिवार के साथ में एंजॉय भी करते रहिए और साथ साथ पढ़ाई को भी साथ साथ जारी रखिए, ताकि जब भी बोर्ड परीक्षा हमारी हो तब हम अच्छे अंकों से पास हो सकें। ये जो हमें समय मिला है इसका हम सदुपयोग करके जो हमारा टारगेट पहले केवल पास ही होना था उस टारगेट को बढ़ाकर हम अच्छे से अच्छे अंक पर ले जा सकते हैं। इसलिए तैयारी को जोरों शोरों के साथ में करते रहिए, जितना भी टाइम मिले समय मिले उसका सदुपयोग करते रहिए। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाना। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाकर उसके पास में जो बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास में इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को। आपके इंस्टाग्राम पे, आपके जो फेसबुक है आईडी है, व्हाट्सएप है, उसमें दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो भी अपने से जुड़ेंगे, उनको भी फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।